क्या हो जब खुद को बहुत बड़ा जादूगर कहने वाला एक ढोंगी लड़का अचानक से सच में एक जादुई दुनिया में पहुंच जाए और साथ ही उसे उस दुनिया को बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल और मॉन्स्टर से बचाने की जिम्मेदारी आ जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है कुछ लोगों के एक इंसान का पीछा करने वाले सीन से। कुछ सिपाही एक नाइट वॉरियर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो उस पर तीर चलाते हैं जिससे कि वो जख्मी हो जाए, लेकिन वो नाइट बच जाता है और बहादुरी से डटा रहता है। फिर एक और सिपाही उस पर रस्सी फेंकता है जैसे वो किसी जानवर को पकड़ रहा हो, लेकिन नाइट उल्टा रस्सी खींच देता है और सिपाही को जमीन पर गिरा देता है। फिर अचानक एक बड़ा उल्लू आसमान से आता है और नाइट को उसके घोड़े से गिराने की कोशिश करता है। नाइट उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उल्लू दोबारा चक्कर लगाकर उसे गिरा देता है। अब सारे सिपाही उस पर टूट पड़ते हैं। तब नाइट खुद से कहता है कि अब जो होगा देखा जाएगा और एक एक करके वो सभी से लड़ने लगता है। फिर एक तीर उसकी तरफ आता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और उल्टा उसी सिपाही पर वापस फेंक देता है। फिर वह उल्लू वार करने के लिए दोबारा आता है, लेकिन इस बार वो इंसान का रूप ले लेता है। असल में वो वरवरा थी जो राजा की पत्नी थी। उसके पास एक जादुई रत्न था जिससे वो ये अनोखी चीजें कर पाती थी। वो नाइट के गले में कुछ डाल देती है जिससे वो खांसने लगता है और फिर वो अपने घोड़े को बुलाती है जो असल में एक सफेद जादूगर था जिसका नाम था वातार। उसका काम नाइट की रक्षा करना था। दरअसल वरवरा हर उस नाइट को मार देती थी जो उसके पति को मारने और असली राजा पर लगे श्राप को तोड़ने आता था, क्योंकि उसके पति ने अपने ही भाई को श्राप देकर उसकी गद्दी छीनी थी। वरवरा उस नाइट वॉरियर को पत्थर का बना देती है और फिर सिपाही उसे समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन इससे पहले एक सिपाही के ध्यान भटकने का फायदा उठाकर वातार वहाँ से भाग निकलता है और मछली बनकर पानी में समा जाता है। फिर नाइट की मूर्ति अब उन सभी पत्थर बने नाइट्स के बीच रख दी जाती है जो उससे पहले मारे गए थे। अब कहानी में हम एक नए किरदार को देखते हैं जिसका नाम था इवान। वो एक जादूगरों की प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा था, लेकिन पूरी तरह से बेवकूफ बनकर वह खुद को एक बड़ा जादूगर बताता है कि उसे सूरज से शक्ति मिलती है, इसलिए वो इसे अपना चिन्ह बताता है। फिर एक टीवी प्रोग्राम की शूटिंग के बाद वो अपनी कार में बैठता है और तभी एक बूढ़ी औरत उसके रास्ते में आ जाती है। वो उसे चेतावनी देती है कि एक मक्खी सूरज को नष्ट कर देगी और तू भी मारा जाएगा। इवान उसकी बात को हंसी में उड़ा देता है और कहता है कि मैं रूस का सबसे बड़ा धोखेबाज हूँ। फिर घर जाकर वो अपने नैनी से मिलता है जिसे वो प्यार से नैनी गाल बुलाता था, लेकिन उसे ये पता चलते ही गुस्सा आ जाता है कि नैनी ने उसका शो नहीं देखा। अगले दिन वो एक औरत के पास स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन के लिए जाता है। वहाँ वो कुछ ट्रिक्स दिखाकर उसे डराता है, फिर कागज पर कुछ लिखता है और पत्थर से आग निकालता है। फिर औरत ये सोचकर उसे पैसे दे देती है कि उसका इलाज काम करेगा। इसके बाद उसे एक क्लाइंट का कॉल आता है। वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि एक छोटी बच्ची 1 साल से भी ज्यादा समय से कोमा में है। जब उसका पिता इवान को देखता है तो गुस्से में कहता है कि हमें कोई नकली जादूगर नहीं चाहिए, लेकिन इवान लड़की की माँ को समझाने की कोशिश करता है, पर असल में वो जानता था कि वो एक फरेबी है और किसी का इलाज नहीं कर सकता। इस वजह से वो वहाँ से उदास होकर चला जाता है। अब हमें उसका बचपन दिखाया जाता है जब वो अनाथालय में था, जब बाकी बच्चे उस अलमारी में बंद कर देते थे। एक दिन उसने एक सिलाई वाली सुई से अलमारी के कुंडे खोल दिए और बाहर निकल आया। बदला लेने के लिए उसने सबके कम्बल आपस में सिल दिए। फिर जब बच्चे जागे और नीचे गिरे तो सभी बच्चे उसे जादूगर कहने लगे। तभी से वो वही सुई अपनी किस्मत की निशानी के तौर पर गले में पहनने लगा। एक दिन कुछ लोग उसका पीछा करते हुए मॉल तक आ जाते हैं। इवान किसी तरह वहाँ से भागता है और वाटर पार्क के एक ट्यूब में कूदकर खुद को बचा लेता है, लेकिन जैसे ही वो ट्यूब से बाहर आता है वो खुद को एक जंगल में पाता है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो जैसे ही वो उस पर वार करता है तब वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो बूढ़ा आदमी असल में वातार था, वही सफेद जादूगर जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इवान सोचता है कि शायद वो सपना देख रहा है और वो मदद के लिए मोबाइल में नेटवर्क ढूंढने लगता है। फिर वो बूढ़ा जादूगर दोबारा आता है और जब इवान उसे मारने के लिए टहनी उठाता है तो वो टहनी अचानक पेड़ बन जाती है। यह देखकर इवान खुद से पूछता है कि क्या वो पागल हो रहा है और मजाक में कहता है कि क्या अब मेरी पूंछ भी निकल आएगी। यह सुनकर जादूगर सच में उसे एक पूंछ दे देता है। इसके बाद इवान वहाँ से भागता है और खुद को पहाड़ों के बीच एक अजीब सी जगह में पाता है। जादूगर उसे बताता है कि वो वाना है, एलिया मुरोमेट्स का बेटा, लेकिन इवान हंस पड़ता है। उसे लगता है कि ये भी कोई पागल है। फिर जादूगर उसे उसकी किस्मत की बात बताता है कि सिर्फ वही इस दुनिया को बचा सकता है और उसके पिता ने उसे बचाने के लिए बचपन में ही उसे कहीं छिपा दिया था। वो उसे उसके पिता की अंगूठी देता है, लेकिन तभी एक तीर आकर जादूगर को लग जाता है और फिर वो जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वहाँ कुछ सैनिक आते हैं और इवान को बंदी बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वो खुद को इलिया का बेटा कहता है।
फिर जब राजा को उसकी अंगूठी दिखाई जाती है तो वो मान जाता है कि इवान सच बोल रहा है। फिर राजा अपनी पत्नी वरवरा को कहता है कि हमारे खास मेहमान का ख्याल रखो, लेकिन वरवरा उसे सीधे जेल में बंद कर देती है। वहीं फिर इवान को एक आवाज सुनाई देती है। उस अंधेरे जेल में उसे कोस्चेई मिलता है, एक अधमरा और बिखरा हुआ आदमी जो कभी मरा ही नहीं क्योंकि वो अमर है। उसे 30 सालों से बंद रखा गया था। फिर कुछ पहरेदार एक चुड़ैल को भी लाकर जेल में बंद कर देते हैं। उसका नाम था बाबा यागा। इवान को अब यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। कोस्चेई उसे बताता है कि उसे अपने पिता की तलवार से ही अपनी दुनिया में लौटने का रास्ता मिल सकता है, लेकिन उस तलवार का ठिकाना सिर्फ वही जानता है। फिर एक गार्ड इवान की पॉकेट चेक करता है और गलती से मोबाइल का कैमरा ऑन कर देता है और कैमरा देखकर डर के मारे चौंक जाता है। तभी चुड़ैल अपने माथे से एक मेढक निकालती है और सेल से बाहर निकल जाती है। वो मेढक खुद को एक खूबसूरत लड़की में बदल लेती है जिसका नाम वैसे लिसा था। वह पहरेदार के जूस में नींद की दवा मिला देती है। फिर जैसे ही पहरेदार सोता है तो वो उसकी चाबियां लेती है और चुड़ैल को आजाद कर देती है। इसके बाद वे लोग कोस्चेई की रस्सियां खोलते हैं और उसके शरीर के टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं ताकि वो चल सके। फिर इवान उनसे गुजारिश करता है कि उसे भी साथ ले चले, जिसके बाद वो उसकी भी रस्सियां खोल देते हैं। फिर जब वो सभी भागने लगते हैं तो इवान अपना सामान लेने जाता है, लेकिन वह गलती से अलार्म चालू कर देता है जिससे कुछ गार्ड्स वहां आ जाते हैं और फिर वहां थोड़ी लड़ाई होती है और सभी भागने की कोशिश करते हैं। फिर एक गार्ड वैसेलिसा को मारने ही वाला होता है, तभी इवान उस पर पत्थर फेंकता है, लेकिन वो गलती से लड़की को लग जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को छुड़ा लेती है। फिर गार्ड नींद से जाग जाता है और इवान को पकड़ लेता है। इस डर के मारे इवान फिर से सेल में घुस जाता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है, लेकिन गार्ड भी उसके पीछे अंदर आ जाता है। ऐसे में इवान अपना मोबाइल निकालता है, गार्ड की वीडियो बनाता है और उसे चौंकाकर वहां से भाग निकलता है। भागते हुए गार्ड उसकी पूंछ पकड़ लेता है, लेकिन फिर वो छूट जाती है। फिर सभी एक जादुई दरवाजे से निकलकर चुड़ैल के जादुई घर में पहुंचते हैं जो असल में चल सकता था। वह घर तेजी से भागता है और पहरेदारों को चौंका देता है। इवान भी डर जाता है तो चुड़ैल उसकी टांगों पर दवा लगाती है जिससे वो उछलकर पहरेदारों से बच सके। फिर इवान उस घर से गिरने ही वाला होता है, लेकिन कोस्चेई उसे पकड़कर बचा लेता है। फिर जब वरवरा जागती है और देखती है कि सब भाग निकले हैं तो वह अपने रूप बदलती है और उन सभी का पीछा करने लगती है, लेकिन चुड़ैल उस पर जादुई बम फेंकती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। फिर सुबह होते होते वो एक दूर स्थित जगह पर पहुंचते हैं। फिर चुड़ैल जैसे ही घर से उतरती है तो वह सीटी बजाती है जिससे एक बाल्टी उड़ती हुई आती है जिसमें वो चुड़ैल सवार हो जाती है। इधर इवान घर में इधर उधर घूमता है और फिर माचिस जलाता है जिससे गलती से उस घर में आग लग जाती है। यह देख चुड़ैल दौड़कर अपना सामान बचाती है और वह घर एक लंबी सांस लेकर खुद को बुझा लेता है। फिर जब चुड़ैल गुस्से में इवान को मारने आती है तो कोस्चेई उसे बताता है कि वो एलिया का बेटा है और साथ ही एक योद्धा है। फिर सभी फैसला करते हैं कि अब उन्हें जादुई तलवार की तलाश में ब्लेम पहाड़ों की ओर जाना है। वहाँ रास्ते में वैसेलिसा एक फूल देखती है तो इवान उसे लाने जाता है, लेकिन वो फूल असली नहीं होता और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन फिर कोस्चेई उसे बचा लेता है। फिर आगे की सफर के दौरान इवान सबको हंसाने की कोशिश करता है। वो अपनी मोबाइल से सबकी फोटो खींचता है और एक सेल्फी के लिए कोस्चेई की रस्सियां खोलकर उसका हाथ भी खोल देता है। इसी बीच वरवरा के सैनिक उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वे लोग फोटो खींच रहे थे। फिर इवान और उसकी टीम एक दलदल के पास पहुंचती है जहां नदी का एक राक्षस राज करता था। उन सभी को जादुई तलवार तक पहुंचने के लिए उसकी मदद चाहिए थी। वह राक्षस औरतों का दीवाना होता है तो वे सभी उसकी कमजोरी का फायदा उठाने का सोचते हैं। फिर वैसेलिसा उसके सामने जाती है और अपनी खूबसूरती से उसे आकर्षित करती है। फिर आकर्षित होकर राक्षस उसके पास आता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन एक झींगा उसे चेतावनी देता है कि ये एक जाल है। फिर राक्षस उसका पैर पकड़कर पानी में खींचने लगता है तो इवान बीच में आकर उसे बचा लेता है। फिर कोस्चेई खुद उस राक्षस से सौदा करता है और एक सुंदर सी लड़की के बदले उससे मदद मांगता है। उधर चुड़ैल एक जादुई औषधि से एक सेब बनाती है और उसे खाकर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। फिर राक्षस उसे देखते ही दीवाना हो जाता है और कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। फिर कोस्चेई अपने साथियों से कहता है कि लड़की को कुछ भी बोलने को मत कहना, वरना उसकी असली उम्र का राज खुल जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि यह सुंदर लड़की असल में चुड़ैल है। फिर राक्षस उसे फूल देता है और उसका नाम पूछता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले चुप रहती है और बदले में कोस्चेई उसका जवाब देता है। वो राक्षस से कहता है कि वो उस बाल्टी को पानी से भर दे ताकि वो उसे साथ लेकर जा सके, क्योंकि राक्षस पानी के बिना नहीं जी सकता था। और अब वो राक्षस उन सभी के साथ मिल जाता है। इधर वरवरा उस झील
झील तक पहुंचती है और अपनी जादू से पानी उबालने लगती है। फिर वो झींगा डर कर उसे सब कुछ बता देता है। फिर वरवरा एक जादुई तीर आसमान में फेंकती है जो सैनिकों तक पहुंचता है और उनमें से एक को उसका रूप दे देता है और वो जाकर राजा को सच्चाई बता देता है। अब वे सभी ब्लेम पहाड़ों तक पहुंचते हैं जहाँ एक विशाल औरत उस गुफा में रहती है और उस गुफा से होकर ही उन्हें आगे जाना था। वे सभी धीरे से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन इवान का मोबाइल बज उठता है और वो औरत जाग जाती है। वो उन सभी को ढूंढने लगती है और सभी पर हमला करती है। फिर वैसेलिसा छुपने के लिए मेढक बन जाती है और इधर राक्षस का पानी नीचे गिर जाता है जिससे वो मरने ही वाला था, लेकिन सब उसे शांत कर देते हैं। फिर इवान को एहसास होता है कि वो औरत भी एक महिला है तो वो उसे लुभाने की कोशिश करता है। वो अपने मोबाइल में एक रोमांटिक गाना बजाता है और उसके सामने नाचने लगता है। ये देखकर वो विशाल औरत खुश हो जाती है और इवान के साथ वह भी नाचने लगती है जिससे बाकी सब धीरे धीरे चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगले पड़ाव पर वो एक नदी पर पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारी जंगली मछलियाँ थी। राक्षस उस नदी में थोड़ा पानी पीता है लेकिन वो जंगली मछलियाँ उसे काटने लगती है तो वो जल्दी से बाहर निकल जाता है। फिर कोस्चई और चुड़ैल में बहस हो जाती है कि अब वो आगे कैसे जाएंगे क्योंकि इस नदी में जंगली मछलियाँ थी जो उन्हें जिंदा चबा जाएंगी। उनके बहस के बीच में इवान आ जाता है और सबको शांत करता है। फिर वैसेलिसा उनकी बहस से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है लेकिन इवान उसके पीछे जाता है और उसे अपने अनाथालय के दिनों की बातें बताता है। फिर वो उससे कुछ मजाक करता है जिससे वैसेलिसा मान जाती है। इसके बाद इवान एक खरगोश को पकड़ता है और वैसेलिसा को देता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी वो खरगोश के आंख में कुछ अजीब चमक देखती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वैसेलिसा उसे खुद से दूर फेंक देती है। उन दोनों को पता चलता है कि वो वरवरा थी जो वैसेलिसा को फिर से मारने ही वाली थी, लेकिन इवान उसे बचा लेता है। तभी दुश्मन सिपाही भी वहाँ आ जाते हैं जिस वजह से सभी लोग खतरा महसूस कर वे सब कुएं में कूद जाते हैं और खुद को भीतर बंद कर लेते हैं। फिर कुएं के अंदर जब नदी का राक्षस उस सुंदर लड़की को फिर से बूढ़ी के रूप में देखता है तो वह नाराज हो जाता है। फिर वह कुएं की सारी पानी पी जाता है और कहता है कि वो उन्हें दूसरी ओर निकलने देगा और खुद दरवाजा बंद कर देगा। उनकी मदद के लिए वे सभी उन्हें धन्यवाद देते हैं। फिर जैसे ही वरवरा कुएं में उतरती है तब राक्षस उसके मुंह पर पानी फेंक कर उसे चिढ़ाता है जिससे गुस्सा होकर वरवरा उसे पत्थर का बना देती है। फिर रात को सब एक जगह आराम कर रहे थे तब इवान वैसेलिसा को इस बात पर छेड़ता है कि वो मेढक बन सकती है जिससे वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। इवान उसे मनाने उसके पीछे जाता है और गलती से एक मेढक को वैसेलिसा समझकर बात करने लगता है, लेकिन फिर असली वैसेलिसा पीछे से उसके सामने आ जाती है। दोनों के बातचीत के बीच इवान को एहसास होता है कि अब उसे वैसेलिसा से सच्चा लगाव हो गया है। फिर इवान उसे अपनी चैन देता है और सच्चाई बताता है कि वो कोई योद्धा नहीं है और वो यहाँ गलती से किसी और की जगह आ गया है। फिर सुबह जब वो उठता है तो वरवरा उसे ढूंढ लेती है। यह देख इवान भागने की कोशिश करता है लेकिन वरवरा और उसके सैनिक उन सभी को पकड़ लेते हैं। इसी बीच वैसेलिसा पहाड़ से गिरने का नाटक करती है और मेढक में बदलकर इवान की दी हुई चैन को थामे रहती है। फिर वो सब जादुई तलवार की खोज में एक पहाड़ पर जाते हैं जहाँ ढेर सारी तलवारें रखी थी। वरवरा कहती है कि सिर्फ इवान ही असली तलवार को पहचान सकता है, तो डर के कारण इवान एक नकली तलवार उठाता है और झूठ बोलता है कि उसने तलवार ढूंढ निकाला, लेकिन वो नकली तलवार टूट जाती है और उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। फिर वरवरा इवान को पीटती है लेकिन वह गुस्से में जमीन से लकड़ी उठाता है जो असल में वही जादुई तलवार निकलती है। वो तलवार की मदद से कोस्चई और चुड़ैल को आजाद करता है और फिर वह जादुई तलवार कोस्चई को दे देता है, लेकिन कोस्चई उसे धोखा देता है और तलवार राजा को सौंप देता है। वह बदले में वरवरा और राजा से अपनी अमरता से मुक्ति पाने वाला जादुई रत्न मांगता है। राजा उसे फरेब करके उसे नकली रत्न दे देता है और वो जादुई तलवार रख लेता है। फिर वैसेलिसा अचानक राजा पर हमला कर देती है जिससे तलवार नीचे गिर जाती है और इवान उसे जल्दी से उठा लेता है। वो राजा को मारने के बजाय तलवार से एक दरवाजा खोलता है और सभी को बीच मझधार में छोड़कर अपनी दुनिया में लौट जाता है। फिर इवान अपने दुनिया में लौटकर खुद को दोषी मानता है कि वह अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़कर भाग आया है। फिर वह अपने शो में कॉल करता है जहाँ शो के लोग उसे ढूंढ रहे थे। तभी वो दोबारा उस दुनिया में लौटने का फैसला करता है और एक्वा पार्क में जाकर पाइप में कूदता है, यह सोचकर कि पिछली बार की तरह इस बार भी वह पाइप में कूदकर उस दुनिया में चला जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होता और वह एक स्विमिंग पूल में पहुंच जाता है जिस वजह से वहां की सिक्योरिटी उसे पकड़कर जेल में डाल देती है। फिर वही जेल में उसे जादूगर वातार मिलता है। इवान उससे कहता है कि उसे उस दुनिया में वापस ले चले। जादूगर बताता है कि पुलिस ने उसकी छड़ी छीन ली है, जिसके बाद एक योजना बनाकर इवान जादूगर को उसकी छड़ी वापस दिलाता है और फिर जादूगर उसे एक जादुई धूल देता है जिसकी मदद से वो ड्रैगन को जगा
सके। इधर राजा सूर्य और चांद को मिलाकर तलवार को नष्ट करने की योजना बना रहा था। तभी वहाँ इवान को लाया जाता है। वो राजा पर गोली चलाता है, लेकिन रत्न की वजह से राजा पर कोई असर नहीं होता। तभी अचानक ड्रैगन आकर हमला कर देता है और इवान अपने दोस्तों को आजाद करता है। फिर वैसेलिसा जादुई तलवार को लेने जाती है, लेकिन बरबरा उसका रास्ता रोक देती है। उसके पास अब अपनी जादुई ताकत नहीं थी, क्योंकि उसका जादुई रत्न उसके पास नहीं था। अब दोनों के बीच रत्न को पाने के लिए लड़ाई शुरू होती है, जहाँ रत्न जमीन पर गिरा होता है। इधर राजा इवान को मारने ही वाला था, तभी राजा को उसे अपने भाई एलिया की मौत याद आती है, जिसे राजा और बरबरा ने मिलकर मूर्ति बना दिया था। फिर राजा इवान की चैन तोड़ देता है, लेकिन कोश्चै रत्न उठा लेता है और राजा को धमकी देता है कि अगर उसने इवान को मारने की कोशिश की तो वह रत्न को तोड़ देगा और खुद को भी मार डालेगा। लेकिन फिर बरबरा पीछे से आकर उस पर वार कर देती है और वो रत्न राजा के पास चला जाता है। तब चुपके से इवान राजा की टांग में चैन की सुई घोंप देता है और रत्न को कोश्चै की तरफ फेंकता है और कोश्चै अपनी तलवार से रत्न को तोड़ देता है, जिससे राजा के साथ साथ वह खुद भी मारा जाता है। फिर एलिया की मूर्ति में जान लौट आती है और सारे पत्थर बने योद्धा भी फिर से जीवित हो जाते हैं। इससे खुश होकर किंग एलिया एक बड़ा भोज रखते हैं। फिर इवान जादूगर से एंटीडोट लेकर अपने संसार लौटता है और उस छोटी लड़की को देता है जो 1.5 साल से कोमा में थी। फिर वो छोटी बच्ची कोमा से बाहर आ जाती है। फिर इवान वैसेलिसा से शादी कर लेता है और उसके साथ उसी दुनिया में बस जाता है। ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।